ये क्लास 8th के लिए है, जो क्लास 8th में बच्चे हैं। तो क्लास 8th के लिए एक चैप्टर है, सिविक्स में एक चैप्टर है आपका, दैट इज चैप्टर का नाम है जुडिशरी, द जुडिशरी। ये चैप्टर का नाम है जो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। अब इसमें इस चैप्टर में करना क्या है, यू हैव टू लर्न अबाउट द जुडिशरी, यू हैव टू लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ जुडिशरी एंड इंडियन जुडिशरी के बारे में आपको बात करनी होगी इसमें। तो ये आपको पढ़ना होगा। सो फर्स्ट आई विल टीच यू द मीनिंग ऑफ द जुडिशरी। पहले आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, जुडिशरी की मीनिंग क्या है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। जुडिशरी इज ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट्स द लॉ, settles disputes and administers justice to all citizens। देखिए मतलब क्या है इसका। जुडिशरी जो है ना, ये गवर्नमेंट की एक ब्रांच ही है। अब 3 ब्रांचेस है, आपको तो पता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव पढ़ा है आपने, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, उसके बाद है जुडिशरी। तो ये ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है, इनका अपना अपना काम होता है। सो जुडिशरी एक ब्रांच है गवर्नमेंट की, दैट इंटरप्रेट्स द लॉ। अब ये क्या कर रहे हैं, जुडिशरी का काम क्या है, इंटरप्रेट कर रहे हैं लॉ को समझा रहे हैं, अच्छी तरह से इसको काम पे ला रहे हैं। कानून लिखा हुआ है, अब कानून लिखा हुआ है तो इसको अमल में लाना, प्रैक्टिस में लाना, ये जुडिशरी का काम होता है। इतना ही नहीं, सेटल्स डिस्प्यूट्स। अब जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, जितने भी फितने, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तजाद होते हैं, फितना फसाद होता है, अगर आपस में किसी 2 बंदे के दरमियान या 2 ग्रुप्स के दरमियान कोई लड़ाई हुई है, उस लड़ाई को तो अब सेटल भी करना है ना, सोल्यूशन ढूंढना है, तो इसको सेटल करने वाला ये जुडिशरी होता है। और एक काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जस्टिस टू ऑल द सिटीजंस। अब जितने भी सिटीजंस है उनको इंसाफ दिलाना, ये जुडिशरी का काम होता है। फिलहाल हमने देखा कि इंटरप्रेट कर रहा है लॉ को, डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहा है और सारे सिटीजंस को इंसाफ देना, ये जुडिशरी का काम होता है। अब तो पता है, यहां से स्टार्ट में कर रहा हूं। अगर लॉज की बात करेंगे, लॉज जो है ना, लॉज पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी की बात करें सो लॉज आर द पिलर्स। तो लॉज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। कानून तो होना चाहिए। अब लॉ है तो, जब लॉ है तो वायलेशन भी होगा, देयर इज वायलेशन ऑफ लॉ ऑल्सो। जब कानून बनता है ना, तो कानून को वायलेट करने वाले भी होते हैं जो कानून को मानते नहीं है, तो वायलेशन ऑफ लॉ भी होता है। आधे मानते हैं, आधे नहीं मानते हैं। अब जो नहीं मानेंगे, दोज हु विल वायलेट द लॉज, सो क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट्स विल राइज। तो डिस्प्यूट हो जाएगा, फितना बर्पा हो जाएगा, तजाद हो जाएगा। ये इंडिविजुअल दो के दरमियान भी हो सकता है, ये ग्रुप्स के दरमियान भी हो सकता है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी लड़ाई हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है किसी भी चीज पे। तो कानून है, लेकिन कानून को जब हम वायलेट करते हैं तो डिस्प्यूट होते हैं। अब क्या होता है, अब क्या जरूरत क्या है हमें, सो वी नीड नाउ सोल्यूशन, और द नीड इज टू रिजॉल्व दीज डिस्प्यूट्स। अब हम चाहते हैं कि भाई जो ये डिस्प्यूट पैदा हो गया, इसको कोई ना कोई रिजॉल्व करे, हल करे इसको। तो इसके लिए कौन होता है, जुडिशरी। सो जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जो आपने ऊपर 3 पढ़े, इन सब में इंपॉर्टेंट जो है ना वो जुडिशरी है, बिकॉज देयर मेन एम इज to resolve the disputes, to interpret the law and to administer justice to all the citizens। ठीक, moving onwards, we have another topic that is Indian judiciary। अभी इंडियन जुडिशरी क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। अब इंडियन जुडिशरी की जब भी हम बात करें, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। पहले ही याद रखना, इंडियन जुडिशरी जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब इनको किसी का दबाव वगैरह नहीं होता है। और ये क्या है, दिस इज द 3rd ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यहां ऊपर मैंने आपको सिखाया था, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसका मतलब दिस इज द 3rd ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की 3 ऑर्गनों में से ये तीसरा ऑर्गन है और इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इसके बाद आगे देखेंगे हम। आगे अगर देखा जाए, आपके बुक में एक टॉपिक लिखा हुआ है, first I expect from you people that you will keep your book in front of you, your lecture notebook should be there also। फिर आप देखोगे जो सर कह रहा है क्या ये सच में है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके बुक पे एक टॉपिक दिया हुआ है इसी कलर से, जो कलर जिस कलर से मैंने दिया है, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी लिखा होगा। अब यही मैं आपको समझाने जा रहा हूं, व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी इज। इसका मतलब क्या होता है।
अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंडियन जुडिशरी की बात करेंगे भाई, तो इंडियन जुडिशरी जो है इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज पायरामिडिकल। तो पायरामिडिकल शेप है। ये देखो यहाँ जो पिक्चर आपको दिख रही है ये इंडियन जुडिशरी की शेप है। अब सच में कहीं पे इंडियन जुडिशरी ऐसे नहीं है, आप ये नहीं समझना बस इंडियन जुडिशरी ऐसे है। ये पायरामिडिकल शेप से मतलब होता है ये आपको दिखाएगा कौन टॉप पे है, कौन बॉटम पे है, कौन बीच में है। जो टॉप पे होगा उसको पावर ज्यादा है, जो डाउन होगा उसको उतना पावर नहीं होगा। तो ये पायरामिडिकल शेप आपको दिखाएगा सब कुछ, ठीक है। सो फॉर जस्टिस अ पर्सन कैन अपील मोर देन वन कोर्ट। अगर मान के चलिए इंडियन जुडिशरी में देखो क्या है, इंडियन जुडिशरी में ये है कि एक पर्सन है, एक शख्स है, अब इसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, ये कोर्ट के पास गया, इसको मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास गया, इसको यहां से इंसाफ नहीं मिला, ही कैन मूव टू हाई कोर्ट। अगर इसको लगा यहां पे भी इंसाफ नहीं मिला, इसको सेटिस्फाई नहीं हुआ, देन ही कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ही कैन मूव फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। ये इंडियन जुडिशरी का एक अहम इंपॉर्टेंट फीचर है। सो इंडियन जुडिशरी की बात करेंगे, 3 टायर स्ट्रक्चर है। जैसे आप देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट है, फिर ये दोनों मिला के मैं बोलूंगा लोअर कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, बाकी तहसीलों में होते हैं। तो अब ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, इनके बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। सो फर्स्ट द मेन टॉपिक इज अनदर टॉपिक इज दैट इज रोल ऑफ जुडिशरी। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताऊं सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बन गया, सुप्रीम कोर्ट को ऊपर में लिखूंगा ये एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी का मतलब इनके पास ज्यादा पावर होता है, टॉप मोस्ट बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट टॉप मोस्ट बॉडी होती है और कंट्री में सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है। जैसे इंडिया की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट एक है। अब हाई कोर्ट की बात करेंगे तो कंट्री में बहुत सारे हाई कोर्ट्स है। कितने हैं, दिस इज योर होमवर्क, लेटर ऑन आई विल टेल यू आल्सो। हाई कोर्ट कितने हैं कंट्री में, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत सारे हैं, बहुत सब सारे के लिए प्लस कर रहा हूं, हाई कोर्ट में भी प्लस कर रहा हूं। तो जब सुप्रीम कोर्ट की बारी आई तो एक ही है। अब समझिए पिरामिड शेप से क्या फायदा आया। अब यहां से ये फायदा भी मिलेगा बेटा आपको, ये फायदा मिलेगा आपको पिरामिडल शेप से। अगर हम लोअर कोर्ट्स की बात करेंगे तो देखो ये दायरा कितना बड़ा है, ये पोर्शन कितना बड़ा है। इसका बड़ा से मतलब होता है ये लोअर कोर्ट ज्यादा है, लोअर कोर्ट ज्यादा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करेंगे इससे थोड़ा कम हो रहा है, मतलब यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इतने ज्यादा नहीं है। हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट इससे कम है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे ये ज्यादा ही तंग हो रहा है यहाँ पे, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट एक ही है। बात आई आपको समझ, पूरे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट एक ही है। तो फिलहाल हम जाएंगे और एक टॉपिक पे दैट इज रोल ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी का रोल क्या है वो हम देखेंगे। जुडिशरी का पहला रोल क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला कि डिस्प्यूट जितने भी उनको उनका हल करना ये इसका रोल है। इंटरप्रेट द लॉ, अब कानून जो है उसको अच्छे से प्रैक्टिस में ले आना ये भी इनका काम ही है। अनदर थिंग इज जुडिशरी का ये भी काम है कस्टोडियन ऑफ सिविल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे राइट्स है, फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं, इनका भी ख्याल रखना, इनको प्रोटेक्ट करना, ये भी इसका काम है। अनदर थिंग इज अपहोल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसका मतलब क्या होता है अपहोल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर लॉ पास पार्लियामेंट ने किया है, कोई कानून पास किया है पार्लियामेंट ने, इफ द लॉज आर पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई कानून ऐसा पास किया पार्लियामेंट ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, इसके खिलाफ है, सो दैट टाइम जुडिशरी कैन वाइड इट। उस टाइम जुडिशरी को एक पावर है कि यार वो उस टाइम इसको हमसे बचाए, प्रोटेक्ट करे, हिफाजत दे इससे, ऐसे कानून ना आए जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो। तो इसके लिए भी जुडिशरी होती है जो ख्याल रखते हैं इसका, बुरी तरह से ध्यान रखते हैं इसका। सो जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखेंगे अनदर टॉपिक इज दैट इज ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। अब जितने भी कोर्ट्स है, तो जो अभी आपने पैरामेडिकल शेप में देखे थे, लोअर कोर्ट्स है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इनकी अपनी अपनी ज्यूरिडिक्शन है, अपने अपने लिमिट्स है। ये कहां तक अपना फैसला सुना सकते हैं, कितने एरिया तक ये राज करेंगे, ये सब कुछ डिफाइंड है। अब क्या है इसमें क्या सीखना है आपको,
So you have to learn in this portion that courts need to function within the limits. इनको लिमिट में काम करना होता है, मतलब एक एरिया दिया हुआ होता है जहां तक इनको काम करना होता है. So इसके बाद एग्जाम्पल के पे हम जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट को हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, इसको कितना पावर है, कितनी जुरिडिक्शन है, वो हम सारी बातें करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से. तो सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है, जुरिडिक्शन है, दैट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन. फर्स्ट वन इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन. ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है? इफ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और बिटवीन द स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट कैन सॉल्व इट. सो ओनली सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर दैट टाइम. अगर मान के चलिए फितना बर्पा हो गया, कोई लड़ाई बर्पा हो गई सेंटर और स्टेट के दरमियान, सेंटर और स्टेट के दरमियान कोई लड़ाई हुई है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पावर है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास. तो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम गवर्नमेंट को ये मसला हल करके देगा. सो सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिडिक्शन. अगर सेंटर और स्टेट के दरमियान कोई फितना बर्पा हुआ है, अब अगर दो स्टेट्स आपस में लड़ने लगे, तब भी सुप्रीम कोर्ट को ही ये फैसला है कि वो इसमें अब अपना फैसला दे. सो सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ये इसका मतलब होता है. सेकंड थिंग, ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो पढ़ा आपने. सेकंड थिंग इज, जो अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है, ये भी जुरिडिक्शन है, दैट इज एपिलेट जुरिडिक्शन. ये एपिलेट जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? इट हैज पावर टू हियर अ केस विच हैज ऑलरेडी बीन टाइड बाय अ लोअर कोर्ट. देखो, अगर मान के चलिए कोई बंदा लोअर कोर्ट के पास गया है, अब उसको लगा यहां सेटिस्फाई नहीं हुआ, हायर कोर्ट के पास गया है, हाई कोर्ट के पास गया है. अब हाई कोर्ट के पास भी उसको लगा कि नहीं यहां से मसला नहीं हुआ, वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास. सुप्रीम कोर्ट को ये भी एक पावर है कि वो उस केस को भी सुने जो पहले ही बाकी कोर्ट्स ने सुना होता है. तो ये होता है एपिलेट जुरिडिक्शन. मतलब एपिलेट जुरिडिक्शन का मतलब एक पर्सन बहुत सारे मूव कर सकता है वन फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट. देन द ओरिजिनल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. उनके हाथ में फिर पावर होता है कि वो फैसला दे जिसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ होता है नीचे वाले कोर्ट्स में. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी है. एडवाइजरी से पता ही होता है एडवाइस ले लो यार यहां से. अब एडवाइजरी जुरिडिक्शन का मतलब होता है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना, अगर कभी कभार प्रेसिडेंट ने क्या कर लिया, प्रेसिडेंट इनको रिक्वेस्ट करेगा, जुरिडिक्शन इस सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट को कि मुझे एडवाइस चाहिए किसी मसले में, तो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम एडवाइस दे सकता है. लेकिन ये बाउंड नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं भी दे सकता है, दे भी सकता है प्रेसिडेंट को मशवरा किसी भी चीज में. तो और उसके बाद प्रेसिडेंट को भी ये अब बाउंड नहीं है कि वो फिर उसको माने. बात है ये समझ. एडवाइजरी जुरिडिक्शन का मतलब होता है कभी कभार सुप्रीम कोर्ट जो है, इट कैन गिव एडवाइस व्हेन द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट्स टू डू सो. अगर प्रेसिडेंट चाहे किसी चीज में एडवाइस लेना है उसको, तो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम जब उनको एडवाइस देंगे, उनको मशवरा देंगे, उसको हम बोलते हैं इसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर्स है? एडवाइजरी जुरिडिक्शन है. और सुप्रीम कोर्ट को ये फोर्स भी नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट, नहीं मुझे चाहिए आपकी एडवाइस, आपको विद इन डेज देने होंगे, फोर्स नहीं कर सकता है. इंडिपेंडेंट बॉडी है ये सुप्रीम कोर्ट. आगे अनदर पावर इज दैट इज सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन. ये सुप्रीम कोर्ट को ये और एक पावर है दैट इज सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन. इसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइजेस फंक्शंस ऑफ लोअर कोर्ट्स. जितने भी नीचे वाले कोर्ट्स हैं उनको सुपरवाइज करना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है. तो ये क्या बनता है? सुप्रीम कोर्ट बनता है, सो इट एक्ट्स एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की तरह होता है सुप्रीम कोर्ट. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स से मतलब होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, उसको प्रिजर्व रखा जाता है, फिर लोअर कोर्ट जितने भी होते हैं वो इससे बेनिफिट हासिल करते हैं. सो लोअर कोर्ट्स बेनिफिट फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अगर मान के चले कहीं पे कोई मसला हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, अब इस फैसले को प्रिजर्व रखा जाता है, फिर लोअर कोर्ट्स में अगर प्रॉब्लम हुई है, वैसा ही मसला लोअर कोर्ट्स के पास आ गया, वो उस टाइम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पे क्या किया था. सो लोअर कोर्ट्स विल बेनिफिट फ्रॉम दैट डिसीजन. सो दैट इज व्हाई द सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो कॉल्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. तो इसके पास ये पावर भी होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी रखा जाता है. आगे
Another topic is very interesting topic, that is types of cases. देखो अब केस आते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में, तो केसेस आते रहते हैं, लेकिन केसेस के कितने टाइप्स हैं, यू हैव टू लर्न दिस थिंग. सो हियर आई विल डिस्कस विद यू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द केसेस. दो तरह के केसेस आते रहते हैं, दो तरह के. जैसे आप लोग इस फिगर को भी देखिए, इस पिक्चर इमेज को भी देखिए. जस्ट सी दिस इमेज. मैंने यहाँ जो इमेज बना के रखी है, यहां आपको दिख रहा होगा, ये सिविल केस एक साइड में, क्रिमिनल केस एक साइड में. दो तरह के केसेस होते हैं, एक होता है सिविल केस, दूसरा होता है क्रिमिनल केस. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस. फर्स्ट वन इज सिविल एंड द सेकंड वन इज क्रिमिनल केस. सिविल केस ये देखिए और क्रिमिनल केस ये देखिए. हथकड़ी नहीं करना चाहे कोई भी जुर्म तो खुदा बचाए इन चीजों से हम सबको. So there are two types of the cases. First one is civil case and another is criminal case. देखेंगे आगे civil case क्या होता है और criminal case क्या होता है. civil case की बात करेंगे हम. civil cases are cases related with the money, property, social matters, marriage, something. देखो क्या होता है, अगर आप लड़ गए खुदा ना खास्ता किसी से, कोई पैसे का मसला है, हड़प लिया किसी ने पैसा किसी से, तो वो जा सकता है, केस कर सकता है कोर्ट में और उस केस को कहा जाता है दिस इज अ सिविल केस. अगर प्रॉपर्टी का मसला है तो वो भी सिविल केस में आता है. सोशल मैटर्स है, कोई सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, या मैरिज का मसला है, डाइवोर्स का मसला है, अल्लाह बचाए इन सब से, तो अगर ये सब है तो उनको कहा जाता है सिविल केसेस. ये इतने मेजर नहीं होता लेकिन मेजर भी बन जाते हैं फिर आगे. अब दूसरा टाइप है केसेस का, उनको बोलते हैं क्रिमिनल केस. अब क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं? केसेस रिलेटेड विद द ऑफेंस. ये जुर्म होता है जब हम वायलेट करेंगे तो ये जुर्म होता है बहुत ज्यादा. जैसे मर्डर करेंगे, किसी को मारेंगे खुदा ना खास्ता. देन फिजिकल इंजरी, लड़ाई करेंगे, किसी को चोट पहुंचेगी ज्यादा तो क्रिमिनल केस बन गया. थेफ्ट ये भी आता है क्रिमिनल केस में. इसके लिए पनिशमेंट दी जाती है तो कोर्ट फिर फैसला सुनाता है, पनिशमेंट मिलती है बंदे को. तो जो भी एक्यूजर होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, फाइन होगा, या तो फाइन बहुत ज्यादा होगा इस बंदे पे, और इम्प्रिजनमेंट मतलब प्रिजन में डाला जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा बंदे को. चलो भाई जाओ जेल में, मुबारक हो आप उन सबको जो ये करते हैं यार. फिर अगर जुडिशरी भी नहीं होती तो काफी ज्यादा पंगा होता. सो जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जुडिशरी इज डीलिंग विद सिविल केसेस एज वेल एज क्रिमिनल केसेस. तो ये दो केसेस है, ये दो टाइप्स है जो अभी भी फिगर यहाँ पे आपको दिख रही है, इमेज दिख रही है, इसको दिमाग में रखिए और आगे जाके दुआ भी करते रहिए हर रोज की अल्लाह इन सब से हमें बचाए. ठीक है. अनदर थिंग इज वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज सुप्रीम कोर्ट. ये आपकी बुक पे लिखा होता है. मैं जो ये टॉपिक इस लिख रहा हूँ, ये सब टॉपिक्स आपकी बुक पे लिखे हुए हैं, जो लॉन्ग मैनिफेस्टो साहब की बुक है. सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करना है. वेलकम सुप्रीम कोर्ट. ये पिक्चर आ गई सुप्रीम कोर्ट की, ये देख रहे होंगे आप, ये सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर आ गई. तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे. अब सुप्रीम कोर्ट क्या है, पहले इसकी लोकेशन सबको तो पता होगा. आई एक्सपेक्ट दिस थिंग, दिस इज वेरी इजी. सो सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. अब किस रोड पे क्या है, दैट इज योर होमवर्क. न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? 1000 है? नहीं, 1000 नहीं है, एक ही है. कंट्री में एक है. हाई कोर्ट्स है बहुत सारे, लोअर कोर्ट्स भी है बहुत सारे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है. पावर भी देख लिया आपने अभी. अब सुप्रीम कोर्ट डील क्या कर रहा है? सिविल केसेस को भी, क्रिमिनल केसेस को भी, और कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन भी कर रहा है. जैसे अब आगे देखेंगे हम, कंपोजिशन की बात करेंगे तो कंपोजिशन में क्या आपको समझना है? आपको समझना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन होता है, कौन कौन होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर. अगर मैं अभी आपको बोलूंगा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डीपीएस अनंतनाग, व्हाट हैव टू से प्रिंसिपल, चेयरमैन होते हैं, मैनेजिंग बॉडी होती है, देन टीचर्स होते हैं, असिस्टेंट स्टाफ होता है. ये होता है कंपोजिशन. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट सीजे. सीजे हियर मींस चीफ जस्टिस. चीफ जस्टिस होता है इसका हेड वहां पे सुप्रीम कोर्ट का, एंड अदर जजेस आल्सो देयर. तो सीजे जो है ना, चीफ जस्टिस जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और बाकी जजेस को भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट. तो अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की जाए, राइट नाउ 34 टोटल जजेस है. 34 याद रखना, 34 है टोटल. 34 टोटल मतलब क्या है? 33 है जजेस, 33 है जजेस, और 1 जो है ना, 1 इनका लीडर है जिसको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजे. अब ये 33 + 1 तो हो गया ना 34. सो 34 जजेस होते हैं टोटल अलोंग विद सीजे, चीफ जस्टिस.
तो अब क्वालिफिकेशन, अगर आप में से कोई जज बनना चाहता है, अल्लाह आपको कामयाब करे इस चीज में, तो अगर आप बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बिकम जज, यहाँ पिक्चर को देखिए तो मन भरेगा आपका, आप मेहनत करने लगोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हैमर देखिए इसके हाथ में, कितना पावर होता है इसके हाथ में। अब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। सो यू फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। देन अनदर थिंग इज हाई कोर्ट एडवोकेट होने चाहिए आप 10 साल। अगर आपने हाई कोर्ट में वकालत की है 10 साल तक आप एलिजिबल हो। और या तो आप होने चाहिए हाई कोर्ट में जज 5 साल। देखो ये कंडीशन है, कंडीशन को याद रखिए। या तो हाई कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए 10 साल, या तो हाई कोर्ट में आप जज होने चाहिए 5 साल, और आप एक्सपर्ट होने चाहिए कानून। वो तो है ही, जब आप होंगे तो होंगे ना एक्सपर्ट लॉ में। सो ये क्वालिफिकेशन है, इसको आप दिमाग में रखिए, पेन डाउन करके रखिए। अगर आप हो तो कर लीजिए ज्वाइन, अभी हो जाएगा। देन वी विल टॉक अबाउट द टेन्योर एंड द रिमूवल। अब कितने टाइम तक आप रहोगे, और रिमूव अगर किया जाए तो कैसे किया जाए। वंस अपॉइंटेड, अगर एक बार कोई जज बन गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया, ही विल एंजॉय द ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। उसको 65 ईयर्स तक कोई टेंशन नहीं है। सो ये इसका एज लिमिट है 65 ईयर्स। अब रिमूव भी किया जा सकता है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। अगर आपको जज को रिमूव करना होगा, लगा कि ये भाई ये ठीक नहीं है, मिसकंडक्ट है इसका, मिसबिहेवियर है इसका, सो यू कैन रिमूव द सुप्रीम कोर्ट जज, बट दिस इज नॉट इजी थिंग। ये इजी वर्क नहीं है तो रिमूव द सुप्रीम कोर्ट जज। अब रिमूव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट, जो आपने एक बार सीखा भी। इम्पीचमेंट मैंने बोला था, चार्ज समवन विद मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर। सो उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है, देन यू कैन रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू रिमूव हिम और हर, वो जो भी होगा, जेंडर जो भी होगा, तो 65 ईयर्स तक जब पहुंचेगा तो फिर ये खुद ब खुद हो जाएगा। ये पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहां लिखा है तो मैंने इसको पढ़ा दिया। ये पार्ट 1 में भी डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, इसमें और भी टॉपिक्स है कुछ। सो लेटर ऑन आई विल अपलोड पार्ट 2 ऑल्सो। सो इन दैट पार्ट 2 आई एम गोइंग टू फिनिश, आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। सो आई वंस अगेन आई होप दैट you are writing down all the points on your lecture notebook, और इनको साथ साथ याद करते जाए, 2-3 बार रिवीजन करते जाए, हो जाएगा सारा। So thanks for watching.